नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? गति के समीकरण। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम गति के समीकरण को प्रूव करेंगे। इसके अलावा जो है वृत्तीय गति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है गति का पहला समीकरण v = u + at। ठीक है, जहाँ पर v जो है किसी वस्तु का जो है अंतिम वेग है और u जो है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है और a यहाँ पर त्वरण है और t जो है वो क्या है? टाइम है, समय। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है u at ऐसा दिया है ना समीकरण दूसरे में। तो u का मतलब तो जान गए आप, किसी वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है। अब यहाँ पर नया एक और जो आया है जैसे s है, तो s जो है विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। ठीक है, और ये गति का तीसरा समीकरण है जिसमें v² = u² + 2as। ठीक है, ऐसा है। तो ये जो है गति के तीन जो है समीकरण है स्टूडेंट्स, और ये जो है तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको जो है सभी जगहों पर जो है आपको जो है देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा ये जो है गति के तीनों समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जो गति का जो पहला समीकरण है इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, कैसे जो है ये आया और कैसे जो है इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध, मतलब वेग में और समय में क्या संबंध है उसी को हम दर्शाएंगे, और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, जो गति का जो पहला समीकरण है उसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति में बताया था यदि क्या होता है, ये जो एक समान त्वरित गति कहने का मतलब है जब समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या होता है? समान होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक समान त्वरित गति। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं, है ना। देखिए आपको ये जो है ग्राफ दिख रहा है सबको, है ना। ये वाला ग्राफ जो है चित्र क्रमांक 10 है ना। तो इस ग्राफ में देखिए कोई वस्तु जो है क्या होता है, कोई वस्तु जो है यहाँ से जो है ये जो है इधर जो है समय को लिया गया है x अक्ष में, और y अक्ष में जो है किसको लिया गया है? वेग को। किसको लिया गया है? वेग को। तो कोई वस्तु जो है क्या होती है, कोई वस्तु जो है चलना प्रारंभ करती है इस मूल बिंदु से, और ये जो बिंदु A है यहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ तक इनका जो प्रारंभिक वेग जो होता है वो क्या होता है? u होता है। क्या होता है? u। ओके, इस कारण से यहाँ पर u लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, t समय पश्चात ये जो वस्तु वो मूल बिंदु O से A तक पहुँची है, t समय पश्चात जो है ये कहाँ पर पहुँच जाती है? बिंदु B तक पहुँच जाती है। और बिंदु B तक पहुँचती है तो यहाँ पर उनका जो है वेग जो होता है v होता है। क्या होता है? v। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए जैसे यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ पर देखिए आप लोग जो है यहाँ पर देखिए, है ना, O से जो है A तक इनका प्रारंभिक वेग कितना था? u था। लेकिन ये जो है यहाँ से जब बिंदु B तक ऐसा जो है ये जो वस्तु पहुँचती है तो इनका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। u से बढ़कर के क्या हो जाती है? यहाँ पर v हो जाती है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? और जब ये वस्तु जो है यहाँ पर पहुँच जाती है तो हम क्या करते हैं, बिंदु A से जो है B तक जो है पहुँच जाती है, तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर A और यहाँ पर B। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो है इस साइड है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लंबवत बिंदु B से जो है ये वाला जो कौन सा जो अक्ष है, ये वाला जो आपका जो है y अक्ष है जिसमें हम वेग को लिए हैं, इसके लंबवत क्या करते हैं, बिंदु B से जो है एक जो है ऐसा क्या कर देते हैं, ऐसा लंब खींच देते हैं। ठीक है, और इधर नाम दे देते हैं E। क्या नाम दे देते हैं? E। ठीक उसी प्रकार से हम और क्या करते हैं, इस साइड नीचे साइड हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु B है ना, बिंदु B से जो है ये जो अक्ष है OA है ना, जिसमें हम T को लिए हैं, समय को लिए हैं, इस अक्ष के लंबवत हम क्या करते हैं, एक जो है एक लंब खींचते हैं ऐसा। ठीक है, मिला देते हैं ऐसा, तो हमको मिल जाता है, क्या मिल जाता है यहाँ पर? बिंदु D। क्या मिल जाता है यहाँ पर? इसको हम नाम दे देते हैं D। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो है बिंदु A है, देखिए यहाँ पर जो है बिंदु A है, तो बिंदु A के लंबवत जो है एक और हम क्या कर देते हैं, ऐसा जो है एक और जो है लंब खींच देते हैं। ठीक है, और उनको मिला देते हैं और उनको हम नाम दे देते हैं क्या? C नाम दे देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमको जो है एक जो है क्या मिल जाता है, एक जो है वर्ग मिल जाता है OABD ऐसा करके। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम जो है आगे जो है प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक है,
तो जब ग्राफ में हम कोई भी वस्तु क्या करती है, ओ से ए तक जो है प्रारंभिक वेग उनका जो है u वेग से पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो है इनके वेग में परिवर्तन होता है और t समय पश्चात बिंदु B पर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है ना। तो हम देखते हैं कि इनके वेग में क्या होता है, इनके वेग में जो है बिंदु B C है ना, ये बिंदु B से C तक जो है क्या होता है, इनके वेग में जो है परिवर्तन होता है। तो इसी वेग में परिवर्तन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है निकालते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, इनका जो है O से A तक जो है प्रारंभिक वेग कितना था, O से A तक जो है प्रारंभिक वेग था u, क्या था u, और लेकिन A से जो है B तक पहुंचने में जो है इनका वेग कितना हो गया, v हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है v है ना, v हो गया। तो इनका प्रारंभिक वेग कितना था, u था, और जो है अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया, ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन कहाँ तक हो रहा है, बिंदु B से C तक जो है क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक u है, फिर यहीं 0 से लेकर के v तक ये क्या है, v का मान है वेग में। तो वेग में अगर परिवर्तन हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो B से C तक यही क्या है, वेग में परिवर्तन है। क्यों परिवर्तन है, क्योंकि जो है u का मान जो है कितना है, u जो है O से A तक u है, उसके बाद यहीं से जो है O से V तक क्या है, ये जो है v है, E तक है ना, क्या है, v है। मतलब ये जो है v जो है अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है। तो अगर हमको वेग में परिवर्तन निकालना है कि कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमको जो है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अंतिम वेग क्या है, v है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। तभी तो क्या होगा, तभी तो निकल पाएगा ना कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ। ओके, वेग में परिवर्तन क्या होगा, निकल जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए, ये जो B से C है, ये वाला जो बिंदु है B से C, यही क्या है, वेग में परिवर्तन है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 0 से E तक क्या है, v है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 0 से जो है मूल बिंदु से A तक क्या है, u है, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपस में समानांतर है ना, ये वाला जो है B से D तक, यहाँ तक समझ में आया। तो हमारा जो यहाँ पर जो होगा, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग में परिवर्तन को जो है क्या, कौन दर्शाएगा, ये जो है B और C जो है, B से C क्या दर्शाएगा, ये जो है BC जो है वेग में परिवर्तन को क्या करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी कारण से लिखा है BC इक्वल टू V माइनस U। अब यहाँ पर V क्या है, अंतिम वेग है, और U क्या है, प्रारंभिक वेग है। ओके, उसके बाद जो है हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, है ना। वेग में परिवर्तन की दर, मतलब ऊपर में रहेगा वेग में परिवर्तन और नीचे में वेग में परिवर्तन रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा समय अंतराल, क्या रहेगा, समय अंतराल, है ना, समय अंतराल रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है त्वरण हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। ओके, तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है BC, ठीक है, कितना हो रहा है, BC। इसी कारण से यहाँ वेग में परिवर्तन क्या लिखे हैं, यहाँ पर BC लिखे हैं, देखिए यहाँ पर। उसके बाद नीचे में जो है समय कितना हो रहा है, समय हो रहा है यहाँ पर जो है हमारा जो है एक सक्ष में हम समय को लिए हैं, तो O से A तक क्या ले रहे हैं, यहाँ पर जो है समय। तो समय कितना है, समय हम लेंगे A से C, तो इसी कारण से यहाँ पर नीचे में क्या है, इसी कारण से यहाँ पर नीचे में है AC। समझ में आया, मतलब त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। कितना ले रहे हैं, समय t। ओके, तो t जो है मतलब समय जो है AC है, समझ में आया। उसके बाद आगे हम उसको जस्ट फिर देखते हैं, BC जो है ये वेग में परिवर्तन तो BC ही रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये जो AC है, यहाँ से यहाँ तक AC जो है किसके बराबर है, OD के बराबर है ना, OD के बराबर। AC जो है जितनी दूरी AC जो है यहाँ पर जितना AC का मान है उतना ही जो है OD का मान भी होगा समय के अनुसार। इसी कारण से हम AC की जगह में क्या लिख लेते हैं, OD। समझ में आया, इसी कारण से यहाँ पर जो है AC की जगह में हम क्या लिख लिए, OD। समझ में आया। उसके बाद देखिए, अब इसका जो है मान रखते हैं, तो त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या होगा, BC जो है वेग में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन हम कैसे ज्ञात करें, यहाँ कैसे ज्ञात किए हैं, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये क्या है, दरअसल अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग है ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है
मूल बिंदु से लेकर के ई तक क्या है, v है, ठीक है, कितना है, ये v है, और o से लेकर के बिंदु a तक जो है क्या है, u है, ठीक है। तो वे ये u प्रारंभिक वेग और v क्या है, अंतिम वेग है। तो हम इनके बीच का जो है अंतर अगर निकालेंगे कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो हमको v में से जो है u को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब चूंकि देखिए ये जो है यहाँ से o से जो है e तक अगर जो है जितना है, तो ये जो है इसी के समानांतर है, तो b से d तक भी क्या होगा, उतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से यहाँ भी क्या होगा, v माइनस u वही होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, अगर bc का हम मान निकालते हैं तो इसी कारण से देखिए यहाँ पर जो bc जो है इसका मान क्या होगा, v माइनस u, क्योंकि v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और अपन नीचे में समय अंतराल t। OD का मान क्या है यहाँ पर, O से D तक का मान क्या है यहाँ पर, t है, क्या है, t है। समझ में आया। इसी कारण से ऐसा। उसके बाद जो है आगे देखिए, अब यहाँ तक तो आप समझ गए कैसे आया। उसके बाद जो है a बराबर क्या आ जाता है, a बराबर यहाँ पर जो है v माइनस u है, ठीक है, और क्या है नीचे में t। यहाँ तक आप समझ गए कैसे आया। उसके बाद हम यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, ये जो t है इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है at बराबर हो जाएगा v माइनस u, ठीक है, समझ में आया ये वाला। और इसी को हम नाम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है हम v का मान निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, v का मान। तो यहाँ पर देखिए at इक्वल टू क्या है, v माइनस u है, यहाँ पर है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस में है ना, माइनस u, इसको पक्षांतर कर देते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। यही क्या है, यही जो है गति का फर्स्ट समीकरण है। क्या है, गति का फर्स्ट समीकरण। समझ में आया, समझ गए गति का फर्स्ट समीकरण कैसे आया, प्रूफ हो गया। उसके बाद जो है हम जो है गति का सेकंड समीकरण जो है हम क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पर। तो एक समान त्वरित गति में स्थिति समय जो संबंध जो होता है वही क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है, जिसमें जो है गति में जो है स्थिति और समय संबंध जो है ना, वही क्या है, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय संबंध जो है, उसी के द्वारा हम गति का द्वितीय समीकरण जो है क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समान त्वरित गति में है ना, वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं, और वही क्या है, विस्थापन है ना, उसका जो परिणाम जो होता है, विस्थापन के परिमाण जो है वो जो है एस के बराबर होते हैं, है ना, मतलब जो घिरा जो क्षेत्रफल जो है वही जो है विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें जो है क्या करेंगे, विस्थापन को ज्ञात करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए समय, ये जो है वेग समय जो ग्राफ जो है ना, वेग समय जो, ये जो है वेग समय ग्राफ है, क्योंकि एक साइड वेग ली, एक साइड जो है समय को लिए हैं। तो वेग समय ग्राफ में जो है इसमें समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कौन सा है, तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो क्षेत्रफल जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, ये जो है वेग समय से जो है, ये जो है समय है ना, ये जो है समय से घिरा क्षेत्रफल है, ठीक है, समझ में आया। तो इसी का हम क्या करेंगे, इसी का जो है हम जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जो क्षेत्रफल जो होगा वही क्या होगा, वो जो है विस्थापन के बराबर होगा, है ना, उसका जो परिणाम जो होगा, परिमाण जो होगा, जो विस्थापन का जो परिमाण जो होगा इसी के बराबर होगा, है ना, जो क्षेत्रफल जो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है ना, इसमें हम देखते हैं कि आकृति जो है इसका जो है हम क्या करते हैं, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसका, अभी जो आपको दिखाया हूँ ये वाला जो समय अक्ष से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, इसका हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो है यहाँ पर जो है आप देखिए, ये यहाँ पर जो है दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से लेकर के जो है यहाँ से यहाँ तक। एक तो ये जो है त्रिभुज है, सॉरी यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, एक त्रिभुज है, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक आयत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज, और एक जो है आयत दिखाई दे रहा होगा ऐसा। तो ये हो गया क्या, एक त्रिभुज, और ये हो गया क्या, इसका आयत। तो जब हम इसका जो है इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालना पड़ेगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ग्राफ से जो है एस, मतलब एस जो है क्या है, विस्थापन। तो जो क्षेत्रफल जो है वही विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा, है ना, समझ में आ रहा है।
तो उसी के लिए जो है हम क्या करते हैं, आकृति ओ ए बी डी का क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ओ ए बी डी देखिए यहाँ पर ग्राफ में ओ ए है ना, बी डी, इसी का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक त्रिभुज का और एक आयत का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसी कारण से त्रिभुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल और है ना आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो है आयत कौन सा है, ओ ए सी डी आयत है और त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को है, वही चीज़ है यहाँ पर जो है ओ ए इंटू आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब जो है ये जैसे आयत है तो इसकी ये एक भुजा और इसकी एक भुजा का जो है क्या कर देंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, आयत का जो है क्षेत्रफल जो है निकल आएगा, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, तो इसी कारण से देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि ये आयत है ओ ए और यहाँ पर है ओ ए हो गया, ठीक है, ओ ए और उसके बाद जो है ये सी और ये क्या हो गया डी, ऐसा आयत है उसमें आप देखे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित जो है चौड़ाई। तो लंबाई मान लीजिए यहाँ पर लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ पर देखिए ओ से ए जो है आयत की लंबाई जो है ना, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप जो है देखिए ये जो है ये जो लंबाई है इसकी एक भुजा ओ ए ले लेते हैं, ये इस वाली भुजा को ले लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई जो है मतलब लंबाई जो है ये वाली भुजा को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ओ ए, ठीक है ना, ओ ए का जो है ये ओ ए यहाँ से यहाँ तक एक भुजा ले लिए और ओ डी ले लिए, तो इसका क्या निकल आएगा, इसका जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणित आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ओके, तो यहाँ पर जैसे त्रिभुज की हम बात करते हैं तो ऐसा है, त्रिभुज चित्र में आप देखें है ना, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ओ से ए तक जो है आप देखे हैं, यहाँ पर जो है ए है, ठीक है, उसके बाद ये जो है बी है और ये क्या है यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है आधार 1/2 गुणित आधार क्या है, यहाँ पर ए सी है, आधार इसी कारण से ए सी, और ऊंचाई कितना है, बी सी है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे, अब चूंकि जो है आयत जो है ऐसा है आयत यहाँ पर, तो आयत में जो है यहाँ से जो है ओ ए है ना, ओ ए, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर सी और यहाँ पर क्या है डी है। तो इस आयत में आप देखिए ये वाला जो क्षेत्रफल यहाँ पर जो है ओ ए बराबर क्या है, यहाँ जो ओ ए है उसकी जगह हम जो मान है उसको रखेंगे, तो ओ ए क्या है, यहाँ पर ओ ए बराबर है यहाँ से यहाँ तक यू है, इसी कारण से जो है क्या है यहाँ पर जो है यू रख दिए। ओके, अब टी जो रखे हैं हम लोग, यहाँ पर जो टी रखे हैं, टी कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो ओ डी है ना, ओ डी वो किसके बराबर है, टी के बराबर। देखिए यहाँ पर ओ से जो है डी तक क्या है, टी समय हो रहा है, इसी कारण से क्या रख दिए टी, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया यू टी, ठीक है, क्या हो गया यू टी। उसके बाद 1/2, उसके बाद ए सी का मान रखेंगे, तो ए सी जो है यहाँ पर ए सी जो है किसके बराबर है, देखिए ए सी इंटू बी सी था ऊपर में, तो ये नीचे में ओ डी कैसे हो गया, और बी सी तो बी सी ही है, तो ओ डी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ए से सी तक जो है किसके बराबर है, ओ से डी के बराबर है। तो जितना ओ ए है समय में उसको हम क्या मान सकते हैं, ओ डी मान सकते हैं, समझ में आया। इसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया, ए सी की जगह में क्या हो गया, यहाँ पर ओ डी हो गया इंटू बी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर यू टी तो यू टी ही रहेगा, लेकिन 1/2, और ये जो ओ डी जो है किसके बराबर है, ये जो ओ डी जो है यहाँ पर ओ डी जो है वो टी है, क्या है टी, यहाँ से यहाँ तक क्या है टी है, समय है, इसी कारण से ये समय हो गया। इसी कारण से यहाँ पर देखिए इस ओ डी के जगह में यहाँ पर टी रख दिया गया है। उसके बाद बी सी का मान हमको रखना है, तो बी सी क्या है, बी सी जो है वेग में परिवर्तन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो है वेग में परिवर्तन है v माइनस यू, समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यू टी है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका यू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू, समझ में आ रहा है ना। मतलब ओ डी यहाँ पर क्या था, समय था, इसलिए यहाँ पर टी रख दिए हैं, और बी सी क्या था, वेग में परिवर्तन था, इसलिए v माइनस यू ऐसा रख दिए।
उसके बाद बस क्या करना है आपको जो है इस समीकरण को जो है क्या कर देना है, हल कर देना है। तो हल कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, उसके बाद जो है यहाँ पर आगे क्या परिवर्तन हुआ है आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जो परिवर्तन जो हुआ है हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो था क्या था, यू टी प्लस 1/2 टी वी माइनस यू ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर से हम क्या कर देंगे, ये जो है ना, इसको हम जो है v माइनस यू जो था है ना, इसको हम क्या कर देंगे थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 वी माइनस यू, और टी को जो है इस साइड ऐसा रख दिए, रखे हैं ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अब आगे क्या हुआ है, आगे जो है यू टी को तो यू टी ही रहने देते हैं 1/2, ये जो है ना v माइनस यू क्या है यहाँ पर, v माइनस यू है, उसका मान हम जो है समीकरण जो है 2 से रखेंगे। कहाँ से रखेंगे, 2 से। v माइनस यू बराबर देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 2, यहाँ पर कितना है, v माइनस यू बराबर कितना है 80, क्या है 80। इसी कारण से वहाँ पर जो है v माइनस यू देखिए यहाँ पर v माइनस यू है, इस v माइनस यू की जगह में क्या रखे हैं हम 80, कहाँ से रखे हैं समीकरण 2 से। ओके, उसके बाद इसको क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो a से इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन इक्वल टू हो जाएगा यू टी, तो यू टी ही है। अब ये जो है टी टी यहाँ पर 2 बार है, 2 बार क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा उसका, तो टी स्क्वायर बन जाएगा। इसी कारण से a से इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यही क्या है, यही जो है गति का दूसरा समीकरण है। ओके, समझ में आया। अब उसके बाद जो है ये तो गति का दूसरा समीकरण हो गया। अब हम गति का तीसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं, गति का जो है तीसरा समीकरण जो है हम समलंब चतुर्भुज की सहायता से ज्ञात करते हैं। समलंब चतुर्भुज कौन सा, यहाँ पर देखिए ओ ए बी डी समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर ग्राफ में देखिए ओ ए बी डी, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज के जो है इसके क्षेत्रफल के अनुसार हम क्या करेंगे, गति का तीसरा समीकरण जो है यहाँ पर ज्ञात करेंगे ओ ए बी डी की सहायता से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है गति का तीसरा समीकरण जो है कैसे ज्ञात करते हैं, तो गति का तीसरा है ना, ऐसा था समलंब चतुर्भुज ऐसा ओ ए बी डी, मतलब ये ओ था, ये ए था और ये बी था, है ना। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट है ना, यहाँ पर देखिए ये है, ये जो है ऐसा था, ये जो है ओ, ये ओ था, ये ए था, है ना, और ये बी था, क्या था ये बी था, और ये क्या था नीचे जो है डी था। तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अब इसका जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, गति का जो है तीसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। ओके, तो ये जो समलंब चतुर्भुज जो है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इस समलंब चतुर्भुज का जो है हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र जो होता है वो होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का 1/2 गुणित क्या होता है, सम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल। ये जो समांतर भुजाएं हैं ना एक दूसरे क्या हैं, ओ ए और बी डी जो है क्या है, समांतर जो भुजा है इनका जो है क्षेत्रफल, और गुणित क्या होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई के रूप में यहाँ पर जो है ओ डी को लिया जाता है ऐसा, ठीक है। ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो ये समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल। और उसके बाद जो है ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई को हम क्या करते हैं, ऊंचाई को जो है गुणा करते हैं तो क्या निकल आता है, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है, तो 1/2 इंटू चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल योगफल है ना, योगफल गुणित क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है आगे जो है 1/2 लिख दिए। उसके बाद जो है चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योगफल कौन से यहाँ पर देखिए आप जो है चित्र में देखिए ओ ए प्लस बी डी है ना। तो यहाँ पर देखिए ओ ए प्लस क्या होगा बी डी, तो दोनों का जो है, दोनों को क्या कर दोगे आप जो है जोड़ दोगे, तो ओ ए प्लस क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है, समझ में आया। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ओ ए प्लस बी डी हो जाएगा, मतलब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई में जो है, ऊंचाई में जो नीचे में जो ओ डी था ना, वही क्या है उसकी ऊंचाई है, किसकी, समलंब चतुर्भुज की। यहाँ पर देखिए चित्र में है ना, ये जो है ओ डी जो है क्या है, इसकी ऊंचाई है, और ये दोनों जो है क्या है, समांतर भुजाएं हैं ओ ए और बी डी, ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर दिए, यहाँ पर भी जो है रख दिए, ठीक है, ओ 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, समझ गए। अब इसका क्या करना है, केवल और केवल आपको मान रखना है, क्या करना है यहाँ पर मान रखना है। तो कैसे मान रखेंगे,
तो एस जो है यहाँ पर विस्थापन एस इक्वल टू 1/2। अब जो ये जो ओ ए और बी डी जो है ना, तो कैसा था चित्र जो है हमारा, ऐसा था, ऐसा, ठीक है, ऐसा था ना, समांतर जो समलंब चतुर्भुज ऐसा है। तो यहाँ पर ओ है, ये जो है ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, ये डी है, ठीक है, उस ग्राफ की सहायता से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओ से ए क्या है यहाँ पर, ये प्रारंभिक वेग है u है, तो u हो गया। बी डी यहाँ पर क्या है, बी डी जो है यहाँ पर v है, क्या है, v अंतिम वेग है, ठीक है। तो इसी कारण से ओ ए प्लस बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ओ ए बराबर जो है हम रख देंगे u, रख देंगे, क्या रख देंगे, u, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है ओ से ए तक, तो क्या रख दिए, u रख दिए। बी डी क्या है, बी से डी तक यहाँ पर जो है अंतिम वेग है v, इस कारण से यहाँ पर क्या रख दिए, v रख दिए। अब उसके बाद जो है इंटू जो है क्या था, ओ डी था, देखिए यहाँ पर ओ डी है ना, इंटू क्या है, ओ डी। तो ओ से यहाँ पर डी तक क्या था, ये जो है समय था t, इसी कारण से क्या रख दिए यहाँ पर जो है t रख दिए। समझ में आया, कैसे आया, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ तक रख दिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर 1/2 u प्लस वी इंटू टी है, तो 1/2, तो जो u प्लस वी था उसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। तो पलट करके लिख दिए कि ये वाला जो v था उसको इधर रख दिए और जो u था इस साइड रख दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में है इस कारण से। उसके बाद ये वाला जो t है ना यहाँ पर समय, इसका हम क्या कर लेंगे, इसका जो है हम मान निकालेंगे, कहाँ से, समीकरण 2 से t का मान रखने पर। कहाँ है समीकरण 2, तो चलिए हम t का मान निकालते हैं समीकरण 2 में। ये है आपका समीकरण 2, क्या है यहाँ पर, समीकरण 2 ये वाला। तो यदि यहाँ से हम t का मान निकालते हैं तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपन a। समझ में आया ना, मतलब ये जो a था इसमें उसको पक्षांतर कर दिए v माइनस यू बटा a करके, समझ गए। तो t बराबर वहाँ पर हम क्या रखेंगे, v माइनस यू अपन a, ठीक है। इसी कारण से देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है दिख रहा होगा, ये जो t जो है ना इसके जगह में हम क्या रख दिए हैं, v माइनस यू अपन a। समझ गए यहाँ तक, ये वाला आया कहाँ से, समझ गए, समीकरण 2 से आया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल हल करना है आगे, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v प्लस यू, है ना, और क्या हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा a, ठीक है, क्या हो जाएगा a। तो इसको आप आपस में गुणा कर दोगे तो v प्लस यू और v माइनस यू को आपस में गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा इतना, कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, इतना आएगा, ठीक है। ये वाला समीकरण आपको गुणा करने के बाद मिल जाएगा। अब जैसे ही गुणा करने के बाद ये वाला आपका समीकरण जो है मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है v स्क्वायर माइनस ये जो 2a जो है ना, इसको इस साइड क्या कर दो, इस साइड जो है पक्षांतर कर दो, तो क्या निकल आएगा, यहाँ पर निकल आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल आएगा, 2as, क्या निकल आएगा 2as। यही क्या है, यही जो है गति का जो है तीसरा समीकरण है। समझ में आया, गति का तीसरा समीकरण है तृतीय समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है गति का जो है तीनों समीकरण को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। कैसे किए हैं देखें ना आप, ये जो है न्यूमेरिकल पार्ट है ना, ऐसा करना पड़ता है। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आपको ऐसा ही जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कठिन है या फिर ऐसा करके जो है माइंड में नहीं लेना है, आपको देखना है कैसे कैसे हल हुआ है, गणित टाइप का ही हल है ना, न्यूमेरिकल है, ऐसा ही पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है। आगे जब आप क्लास में जाएंगे तब समझ में आएगा। तो आप इसको जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है बना करके देखिएगा, हल करके कैसे कैसे आया करके, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से गति के जो है तीनों समीकरण को हम हल कर लिए। उसके बाद जो है हम देखते हैं वृत्तीय गति क्या होता है, ठीक है ना। क्या देखेंगे यहाँ पर हम जो है आगे जो है वृत्तीय गति क्या होता है। यदि कोई वस्तु क्या करती है, जैसे कि ये जो है ये एक वृत्तीय मार्ग है, यदि कोई वस्तु जो है क्या करती है, किसी वृत्तीय मार्ग पर क्या करती है, गति करती है, ऐसे है ना, ऐसा जो है क्या करती है, गति करती है, तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। क्या करते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं, है ना। इसी गति को क्या बोलते हैं हम, वृत्तीय गति बोलते हैं। और वृत्तीय गति में क्या होता है, दिशा जो है, दिशा में लगातार परिवर्तन होते रहता है। कभी इस दिशा में गए, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, ऐसा जो है दिशा में लगातार क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। और वृत्तीय गति के हम उदाहरण की बात करें तो वृत्तीय गति के उदाहरण में जैसे कि पंखे का घूमना है, पंखा गोल गोल ऐसा घूमता रहता है ना, वो क्या है, वृत्तीय गति है।
घड़ी की सुई का घूमना जो है वो ऐसा घूमता रहता है, तो वो भी क्या है, वृत्तीय गति है। समझ में आया? तो ये सब क्या है, वृत्तीय गति के उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये वाला चैप्टर जो है क्या होता है, समाप्त होता है। और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको PDF अवेलेबल करा चुका हूँ। आप जो है यहाँ तक कॉपी बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी जो है कॉपी जांच करने के लिए जो है मंगा सकता हूँ कॉपी को। ठीक है, तो आप कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।